आदरणीय डॉक्टर कल्पना बोरा जी और श्रीमान सुनील महंती जी और यहाँ आज के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी अध्ययनशील सुहृद वृंद, सबको मेरा नमस्कार। ये बहुत हर्ष का विषय है कि पूर्वोत्तर भारत के अध्ययन समूह के साथ में पहले ही बैठक में शामिल होने का मौका मुझे मिला और संदर्भ ऐसा है कि 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस है और इसके संदर्भ में पूर्वोत्तर के जो कॉन्टेक्स्ट में जनजातीय समाज का जो योगदान है उसके बारे में स्मरण करना, ऐसा एक विषय आपके सामने रखने का मुझे कहा गया है। हम सब जानते हैं गत 2-3 वर्षों से जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का घोषणा किया, तब से लेकर भारत में इसको सब मनाने लगे और चर्चा का विषय भी बना। 15 नवंबर का सिग्निफिकेंस हम जानते हैं। जो जनजातीय समाज के एक युवा जिनका जन्म 1975 में हुआ था और केवल एक 25 वर्ष का उनका पूरा जीवन काल रहा है, उसके अंदर में उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ में ऐसा संघर्ष किया। इतना ही नहीं, समाज सुधार का भी बहुत से कार्य किए। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा, जिसका नाम हम लोगों ने सुना है, यानी 25 वर्ष में ही एक व्यक्ति को धरती का आबा या भगवान इस स्वरूप में देखा लोगों ने, यानी उस प्रकार की उनकी एक जीवनी रही है और उसका 150 वर्ष पूरा होने जा रहा है। उनका जन्म का 1975 में 1875 में उनका जन्म हुआ था। 150 वर्ष पूरा होने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर भी किया है 150 वर्ष पूरे देश भर में वर्ष भर मनाएंगे, ऐसा भी घोषणा हुई है। इसको जनजातीय गौरव दिवस के नाते से इस दिन को, उनका जो जन्म दिवस है उसको जनजातीय गौरव दिवस के नाते से भारत के अंदर में मनाने लगे। आपको मैं बताना उचित होगा कि वनवासी कल्याण आश्रम, जिस संगठन में मैं काम करता हूँ, इस संगठन ने गत 10-12 वर्षों से जनजातीय गौरव दिवस मना रहे थे। यानी इस कार्यक्रम का एक औचित्य है, भारत के कॉन्टेक्स्ट में इस दिवस का एक महत्व है और इसलिए इसको पूरे देश भर में बड़े जोर शोर से कल्याण आश्रम ने पहले से लेकर के मनाना प्रारंभ कर दिया था। इसका एक और कारण है। हम सब जानते होंगे कि 9 अगस्त को भारत में आदिवासी दिवस के नाते से लोग मनाते हैं। 9 अगस्त का आदिवासी के साथ में सीधा कोई संबंध नहीं है वैसे देखा जाए तो, लेकिन उसको भारत के संदर्भ में ट्विस्ट करके आदिवासी दिवस के रूप में उसको मनाया जाने लगा। वास्तव में देखा जाए 9 अगस्त जो है वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे है, विश्व मूल निवासी दिवस है। विश्व मूल निवासी दिवस के नाते से उसको घोषणा तब हुई, यानी अमेरिका के अंदर में कोलंबस के आगमन के 500 वर्ष मनाने की तैयारियां
1982 में प्रारंभ हो गया था। हम सब जानते हैं 1492 में कोलंबस वहाँ गए, भारत में वास्को ड गामा 1498 में आया। तो 1492 का 500 वर्ष मनाने के लिए 10 वर्ष पूर्व ही तैयारी चल रही थी। तो वहाँ के जो एबॉर्जिनल्स है, अमेरिका के जो मूल निवासी है, जिनको वहाँ से हटाया गया था, मिसिसिपी रिवर के पार कर दिए गए थे इंडियन रिमूवल एक्ट बना करके। ऐसा एक्ट का नाम इंडियन रिमूवल एक्ट है क्योंकि वहाँ रेड इंडियंस ऐसा मानते थे, उनको वहाँ से हटाना, अपने भूमि से हटा करके मिसिसिपी के पार करवाने का प्रयास हुआ था। वहाँ आज के अमेरिका वहाँ खड़ा है। तो उन्होंने इसका विरोध किया तो यूएनओ ने उनके अधिकारों के बारे में अध्ययन करने के लिए एक स्टडी ग्रुप का गठन किया। वो 9 अगस्त था और इसलिए 9 अगस्त को पूरे विश्व में इंडिजिनस पीपल्स डे के रूप में मनाने लगे। और यूएनओ ने एक चार्टर तैयार किया, उसमें उनको 47 अधिकार देना चाहिए। ऐसा जहां जहां इंडिजिनस पॉपुलेशन है उन देशों से उसमें सिग्नेचर करवाने का प्रयास भी जो है यूएनओ ने किया। तो भारत के संदर्भ में जब विषय आया तो भारत ने बोला, उस समय पीवी नरसिंह राव जी का सरकार था 92 में। नरसिंह राव जी का सरकार ने यह बताया भारत में ऑल आर इंडिजिनस। यहाँ कुछ विदेशी लोग आए थे, वो सब यहाँ से चले गए, अभी यहाँ के लोग यहाँ का राज कर रहा है। और जो इसके साथ में आदिवासी शब्द जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आदिवासियों को उसके रिप्रेजेंटेशन के अनुसार यहाँ अधिकार देने की सारी प्रावधान हमारे संविधान ने पहले से ही ले चुका है। यानी 47 चार्टर के जो 47 बिंदु है उसमें 44 बिंदु जो है भारत की संविधान के अंदर में है। ऐसे 3 बिंदु जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का बात है और अपने को अलग करने का सारा जो विषय जो है, उस प्रकार के विषयों को ही भारत ने विरोध किया। ये मान्य नहीं है हमारे लिए। बाकी सब भारत के सब इंडिजिनस पीपल्स डे है, इसलिए अलग से इंडिजिनस पीपल्स डे मनाना है तो मना सकते हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में इसका ये अर्थ नहीं रहेगा। फिर भी मिशनरियों ने इसको यहाँ इंडिजिनस पीपल्स डे को आदिवासी दिवस के नाते से मनाते हुए यहाँ के लोगों के मन के अंदर में एक भेद पैदा करने का एक षड्यंत्र रचा, जिसके कारण से वर्षों से जो है इंडिजिनस पीपल डे के नाम पर इंडिजिनस फोरम्स जो है, ट्राइबल फोरम्स जो है, वो सब आगे आकर के एक प्रकार से डिवाइड करने का, हमारे समाज को टुटाने का जो प्रयास जो है वो चलता गया। कल्याण आश्रम ने उसका विरोध करने के जगह पर यहाँ के जनजातीय समाज के सामने उनका गौरव का दिवस क्या हो सकता है, जिसका भारतीय संदर्भ क्या है, और उस प्रकार उसको रखने का प्रयास किया है। और जिसके कारण से जो कल्याण आश्रम के प्रयास से जनजातीय गौरव दिवस पूरे देश भर में 10-12 वर्ष पहले मनाने लगे और बाद में भारत सरकार भी उसको घोषणा किया। हमारा एक बहुत बड़ा प्रयास हुआ, जो अमृत वर्ष गत 1-2 वर्ष पहले जो भारत का जो स्वतंत्रता का अमृत वर्ष हम मना रहे थे, तो उसमें पूरे देश भर में ऐसे क्रांतिकारी जनजातीय समाज से जो हुए हैं, ऐसे लगभग 80 क्रांतिकारियों का नाम हमने आइडेंटिफाई करते हुए उनका जीवनी लिखा और ऐसा एक पुस्तक जनजातीय गौरव करके पुस्तक जो है, ये कल्याण आश्रम के प्रयास से ये बाहर आया है। और इतना ही नहीं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब NCST और भारत के विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के साथ में संबंध रखते हुए जॉइंटली वनवासी कल्याण आश्रम ने
122 यूनिवर्सिटीज़ में जनजातीय गौरव का कार्यक्रम आयोजन किया है और जिसके जरिए जनजातीय समाज की योगदान को सामने लाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास हुआ। जब यूनिवर्सिटी में ये चर्चा होने लगा तो बहुत से बच्चे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में जनजातीय बच्चे थे जो अपना परिचय जनजाति करके देना नहीं चाहता था, यानी वो अपने को इन्फीरियर महसूस करता था कि लोगों के सामने मैं जनजाति हूँ, एसटी हूँ, आरक्षण के बल पर मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ, ये बताने के लिए वो एक प्रकार से संकोच करते थे। लेकिन ये सब आया तो उनका छाती गर्व से फूल गया कि हमारे पूर्वजों का इतना बड़ा योगदान जिसको हम नहीं जानते थे, ऐसा बड़ा योगदान, उसको जानने के बाद में उनको एक प्रकार से आत्मविश्वास बढ़ा और वो छाती फुलाते हुए जो है इस सब कार्यक्रमों में भाग लेने लगे। ऐसा एक बहुत बड़ा चेंज अमृतवर्ष के कालखंड में, उसको अभी भी हम कंटिन्यू कर रहा है, हम करने लगे। तो हम थोड़ा सा विचार करें जनजातीय समाज का जो योगदान क्या है। हम जानते हैं वेद काल में जिस प्रकार की विश्वास हमारे समाज में थे, उस विश्वासों पर आज जीने वाला कोई समाज है तो वो जनजातीय समाज है। वो नहीं पढ़ा होगा वेद, ऋग्वेद में क्या लिखा है, यजुर्वेद में क्या लिखा है, बाकी वेदों में क्या है, वहां लिखा हुआ क्या जानता नहीं है वो। लेकिन प्रकृति को भगवान मानकर, भगवान की ओमनी प्रेजेंस को समझकर, सर्वत्र विद्यमान उस भगवान को पेड़ पौधे में, पशु पक्षियों में, नदी नलों में, गिरी पर्वतों में अनुभव करते हुए जीने वाला समाज, ऐसा एक आज भी आप जाएंगे, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो ये दृश्य मिलेगा। प्रकृति पूजक जो समाज जो है, तो वो पूरे भारत का जो इतिहास है, जो भारत का जो पूर्व प्राचीन काल से लेकर के जो है एक रस समाज ही रहा है वो। और देखेंगे तो ध्यान में आता है बाद के पुराण काल में भी जो है, महाभारत के, रामायण के जो काल में भी उनका योगदान के बारे में हम समझ सकते हैं। रामायण के अंदर में हम देखता है कि जो राम के प्रतीक्षा करते हुए बैठने वाली शबरी माता का दर्शन हम कर सकते हैं। उनको मानता कि राम आएगा, एक न एक दिन आएगा, उसका इंतजार करते हुए बैठने वाली शबरी माता। और उसी प्रकार राम को पूरा सहयोग देने वाला उस समय की जो राजा परिवार जो है सुग्रीव के, किष्किंधा राज्य के, किष्किंधा राजधानी था, तो वो सारे लोगों ने किस प्रकार सहयोग किया। राम को अयोध्या से सेना बुलाना नहीं पड़ा है। एक महान संत ने बताया, यदि वनवासी समाज नहीं रहता तो राम को राजा राम के नाते से जाना जाता, लेकिन राम को भगवान श्री राम बनाने वाले तो है वो जनजातीय समाज ही है। और उस प्रकार की भक्ति भाव के साथ में उनके साथ में लगने का एक अच्छा एक उदाहरण रामायण के अंदर में हमको देखने को मिलता है। हनुमान का जो हम देखते हैं कि सीता जी ने जो दिया हुआ माला, उसके एक एक जो पेड़ जो है उसको अपने मुंह से काटते हुए फेंक रहा था। तुम क्या करते हो, तुम इतना महंगा चीज है, तुम इसको बर्बाद कर रहे हो। जिसमें राम नहीं है वो मेरा काम का नहीं है। और छाती फाड़ करके दिखाने वाला चित्र आज हम अपने बच्चों के सामने तो रखता है। यानी उस प्रकार की भक्ति भाव से रहने वाला जो समाज जो है वैसा हमको देखने को मिलता है। ये त्रेता युग की बात है, लेकिन द्वापर युग में भी जो है इसी प्रकार की, यानी महाभारत युद्ध का सारा दिशा बदलने वाले घटोत्कच, कर्ण के सारे अस्त्रों को अपने ऊपर में स्वयं लेने वाले घटोत्कच, जिनके कारण से जो है महाभारत में धर्म का पक्ष का जीत हुआ, ऐसा मानते हैं। वो घटोत्कच भीमपुत्र, यहाँ का जो दिमासा काछारी जनजाति जो है वो उसके पुत्र है करके मानते हैं। और मुझे एक ऐसा अनुभव भी आया इन दिनों कि महाभारत युद्ध में घटोत्कच को खोजते हुए
माता हिडिंबी जा रही है। तो जाते जाते कुरुक्षेत्र पहुंचने वाला था, तो भगवान कृष्ण ने बीच में आया। उनको मालूम हो गया घटोत्कच जी का वध हो चुका था, अब इनको क्या समाधान देंगे। तो बताए कि मैंने माता जी, अभी आप जो है मनु मंदिर जो वर्तमान समय में मनाली में है, आप जाएंगे तो वहां मनु मंदिर मिलेगा। हाँ, गए हैं ना आपने, तो वहां जाकर के तपस्या करिए, ऐसा करके उनको वहां भेज रहे हैं। आज भी वहां हिडिंबा का तपस्या किया हुआ स्थली वो आज भी वहां मनाली के अंदर में है। तो कल्याण आश्रम के प्रयास से दिमासा जनजाति के लोगों ने मनाली का दर्शन के लिए, मनु मंदिर का और हिडिंबा का दर्शन के लिए वहां गए। और वहां जब गया तो उस दिन जो है हिडिंबा माता का जयंती भी था। उस जयंती के दिन में वहां से शोभा यात्रा निकलने वाले थे। तो मनु मंदिर में जो है माता को सजाने का जो कार्यक्रम वहां चल रहा था, तो पुजारी यानी व्रत वगैरह लेकर के उसकी सारी तैयारी कर रहे थे। लगभग 100 के करीब दिमासा को लेकर के, दिमासा लोगों को लेकर के हम लोग वहां उपस्थित थे, स्वयं मैं भी वहां उपस्थित था। तो सब बैठे हुए थे, तो अलंकार करते 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 पुजारी रोने लगे, भावुक हो गया एकदम। तो उसमें से जो टीम का लीडर है विनीता जिदुंग जी, वो सामने जाकर के पूछा, क्या माँ क्यों रो रही है? वो तो पुरुष है, लेकिन उनको माँ का प्रवेश हुआ है, आवेग हुआ है, इसलिए पूछा कि मैंने क्या हो गया? तो बोला कि बेसी कुछ पैसे, नागामिस बोल रहे। वो पुजारी कभी बाहर नहीं गया, कभी वो स्थान छोड़ करके नहीं गया। वो बोल रहा है कि मैंने बेसी कुछ पैसे, रकीबो रकीबो, बचाएगा बचाएगा। माटी ने बिचवी, मैंने नागालैंड में वगैरह जो है पूरा माटी बेच करके लोग जो है वैसे टूटे फूटे नागामिस शब्दों में वो वहां बोल रहे थे। मैं भी सुन करके, सामने बैठ करके सुन करके सब लोग रोने लगे। इस प्रकार की कनेक्शंस जो महाभारत काल का एक जो माने एक कैरेक्टर है, हम केवल कैरेक्टर समझता है, लेकिन उसके साथ में कितने भावगता से जुड़े हुए यहाँ के लोग जो है। और उस समय का जो कालखंड से भी जनजातीय समाज जो ग्रामीण क्षेत्र में, वनांचल में रहने वाले समाज जो है, संपूर्ण भारत में शेष समाज के साथ में एक रस होकर के जी रहे थे, ऐसा हमको ध्यान में आता है। बाद के कालखंड में हम लोगों ने बहुत से आक्रमण देखे। मुगलों का आक्रमण हुआ, मुस्लिम के बार बार आक्रमण हुआ, सोमनाथ मंदिर के ऊपर में भी आक्रमण हुआ। तो सोमनाथ मंदिर के ऊपर में हुए आक्रमण के समय में वहाँ लोग लड़े, तो उसके साथ में एक बेगड़ा भील भी था, जिन्होंने आखिर के श्वास तक लड़ते रहे। वो बोले कि मैंने मेरा जीवन श्वास चलता रहेगा तब तक सोमनाथ मंदिर को खत्म करने के लिए नहीं सकेंगे, ऐसा लड़ते रहे। आज भी आप सोमनाथ मंदिर में जाता है, वहाँ बेगड़ा भील का एक स्थान है, आज भी वहाँ है। भारत सरकार जब बनाए तो उसको भी वहाँ खड़ा किया, आपको देखने को मिलेगा। हम तो देखता है कि मैंने अनेकों राजाओं के साथ में लड़ते हुए, शिवाजी का नाम हम सुनते हैं, राणा प्रताप का नाम हम सुनते हैं, गोविंद गुरु करके राजस्थान में एक हुए, उनका नाम हम सुनते हैं। गुरु गोविंद नहीं, गोविंद गुरु करके दूसरे हैं। और हम पड़ोसी राजा का, केरल का पड़ोसी राजा का नाम सुनते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू करके एक आंध्र प्रदेश का सुनते हैं। लेकिन इन सारे लोगों के साथ में लड़ने वाले जनजातीय समाज के भी एक बहुत बड़ा, बहुत संख्यक लोग जो इनके साथ में, इनको संरक्षण दिए, इनके साथ लड़े, ऐसा अनेकों अवसर पूरे भारत के इतिहास में देखेंगे तो ध्यान में आता है। शिवाजी के साथ में जो मावले सैनिक जो है, वो सब पहाड़ के निवासी लोग थे। उनके साथ में गरिल्ला युद्ध करने के लिए उनके साथ में जो लगे हुए लोग थे, वो सब जो है वहाँ के पहाड़ के लोग थे, जनजातियाँ। उसमें से कुछ लोग केरल में वगैरह आया, आज माविलान समाज के नाते से या मराठे समाज के नाते से वहाँ की जनजातीय समाज के रूप में आज भी केरल के अंदर, कर्नाटक के अंदर में वगैरह देखने को मिलता है।
राणा प्रताप के साथ में राणा पुंजा भील सैनिक जो है, एक बहुत बड़ा एक दल उनके साथ में था। वास्तव में कहा जाए तो राणा पुंजा के कारण से ही राणा प्रताप का जो जंगल में जो रहने का जो कालखंड में पूरा उनको संभालने वाला राणा पुंजा के नेतृत्व में ये जो भील सैनिक लोगों ने उनको संभाला। केरल में एक पड़ोसी राजा हुए, पड़ोसी राजा के साथ में एक तलक्कल चंदू करके एक कुरुचिया जनजाति का व्यक्ति, उसके ऊपर में केरल में एक बहुत सुंदर फिल्म भी आया है और उसमें तलक्कल चंदू का वीर गाथा वगैरह आता है, जिनको 1805 में 1802 में जिनको जो फांसी दिया है, क्योंकि वहाँ का जो पनमरम फोर्ट के अंदर में घुस करके उन्होंने ब्रिटिश के ऑफिसर्स को, जवानों को मारा था उस समय में। तो इस प्रकार की अनेकों कहानी, अल्लूरी सीताराम राजू जो जिनका रामपा युद्ध जिसको कहते हैं, उसमें वहाँ के कोया समाज के, जनजातीय समाज के लोग पूरे लगे हुए थे। रानी दुर्गावती के बारे में, अभी रानी दुर्गावती का 500 वर्ष अभी पूरे देश में 5 अक्टूबर से लेकर के मना रहा है। तो रानी दुर्गावती गोंडवाना के रानी थी। बहुत पहले ही उनका पति का देहांत हो गया था। उनका बेटा वीर नारायण को सिंहासन पर बिठा करके वो राज कर रहे थे और अकबर ने सेना भेजी, अकबर के खिलाफ में लड़ते रहे। रानी दुर्गावती दोनों हाथ में खड्ग धारण करके हुए लड़ते रहे। उनके अंदर में 52 गढ़ था, उस 52 गढ़ में छत्तीसगढ़ वगैरह उसके अंदर में आता है। उस समय में छत्तीसगढ़ से भी बड़ा 52 गढ़ का जो क्षेत्र जो है उनके अंदर में था। और उनका जो जिस प्रकार की राज्य कार्य है उसके बारे में वगैरह बहुत बड़ा वर्णन है। लेकिन आखिर में जो है लगातार लड़ते रहे। जब ध्यान में आया कि हम घेरे गए हैं, अभी हमको बचने का कोई स्कोप नहीं है, तो वो अपने सेनापति को कहते हैं कि तुम हमको मारो। जब वो तैयार नहीं हुआ तो स्वयं आत्महत्या, यानी वहाँ अपना जान स्वयं अर्पण करते हैं। ऐसा चित्र देखने को मिलता है रानी दुर्गावती का। ये सारा जो मुगल कालखंड में जो हुई घटनाक्रम है, ऐसा देखेंगे तो बाद के जो कालखंड में जो हम देखते हैं कि मैंने ब्रिटिशों के खिलाफ में भी जिस प्रकार का पूरे भारत के अंदर में संघर्ष जो हुआ है, उसका बहुत अच्छा उदाहरण उसमें नॉर्थ ईस्ट भी सामने है, बहुत आगे है। नॉर्थ ईस्ट के कई ऐसे, उसमें जो है उ तिरोत सिंह जो है, उ तिरोत सिंह का नाम आता है। वो खासी नेता थे, वहाँ सीएम थे। वो सीएम माने एक पूरे एरिया का जो रूलर के नाते से था। उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ में संघर्ष किया। यहाँ पास में ही उनका जगह का नाम जो है नोंगक्लो करके जगह जो है, गुवाहाटी के ही पास में है, बहुत दूर नहीं है यहाँ से। 4 साल तक लगातार उन्होंने संघर्ष किया। बाद में उनको अरेस्ट करके पकड़ करके लेकर गए और 17 जुलाई में ढाका के जेल के अंदर में उन्होंने अपना जान छोड़ा। ऐसा उ तिरोत सिंह के बारे में हम देखते हैं। यानी पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला जो यदि कोई मार्टर है तो वो भी जनजातीय समाज से ही हुआ है। जैसे तिलका माझी का जो कहानी आता है, जो बिहार के जो भागलपुर, वर्तमान भागलपुर है, वो उस समय में संताल क्षेत्र जो आता है, संताल आज की जो झारखंड के लगा हुआ जो क्षेत्र है, वहाँ का जो पहाड़िया समाज के, संताल समाज के जो तिलका माझी जो है, वो अपने एरिया में आकर के लोगों को आपस में लड़ाते हुए जो टैक्स कलेक्शन करते थे, उनके खिलाफ में जो ऑफिसर है, क्लीवलैंड करके जो ऑफिसर है, उसका उन्होंने वध किया। वध करने के कुछ दिन बाद जो है उनको घसीटते हुए 1984 में उनको घसीटते हुए लेकर गया
और बिहार के भागलपुर में आज भी जो सड़क पर, जो प्रधान सड़क पर ही वो जो पीपल का गाछ है जिसके ऊपर में उनको फांसी दिया गया था, ओपनली फांसी दिया गया। और वो जो है 13 जनवरी को 1784 में ये हुआ। यानी ये सारा जो गतिविधि जो है 1857 के कितने वर्ष पहले है, आपको सोचने से ध्यान में आएगा। यानी पहला रिएक्ट करने वाला जो समाज जो है उसमें जनजातीय समाज की जो भूमिका वो ध्यान में आता है। कियांग नोंगबा करके जयंतीय समाज का जो लीडर है वो भी लगातार 20 महीने तक जो है संघर्ष करते रहे और 30 दिसंबर 1962 में उनको जोवाई में पब्लिकली उनको हैंग किया। जोवाई, जो वर्तमान जोवाई में पब्लिकली उनको हैंग किया। इस प्रकार की अनेकों लोग जो सिद्धू कान्हू है, संताल समाज के हैं, फूलो जानो है, एक ही परिवार के 4 लोग हैं, 2 बहन और 2 भाई, ये सब जो है शहीद हो गए उनके खिलाफ में लड़ करके। वो जो संघर्ष 1856 में जो हुई उसमें ये कहा गया है कि मैंने कम से कम 10,000 लोगों की हत्या उस समय में अंग्रेजों ने वहां किया है। उसको हूल क्रांति के नाते से जानते हैं। आज सिद्धू कान्हू का जो संघर्ष जो है उसको आज हूल क्रांति के नाते से जानते हैं। और इधर नॉर्थ ईस्ट के तरफ में जब हम देखता है और भी कई ऐसे कैरेक्टर है जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है। शंभुधन फुंगलोसा का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। दिमासा युवा थे वो। 1950 से लेकर के केवल 1850 से लेकर के 1883 तक ही केवल जीवित दिया। केवल 33 वर्ष उनका जीवन काल रहा और उन्होंने मैबंग केंद्र करके अपना संघर्ष जारी रखा। उनको अरेस्ट करने के लिए वहां के डीसी मेजर बॉयड स्वयं आए पुलिस सेना को लेकर के मैबंग में उनको अरेस्ट करने के लिए। वही मेजर बॉयड का वध हुआ। इतना ही नहीं, वहां से आगे चल करके उन्होंने उनका जो सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स वगैरह को ध्वंस करते हुए वो सीधे सिलचर के तरफ, कासपुर के तरफ चले गए और कासपुर के में रहते समय में उनको ऐसा फंसा करके खुखरी मार करके उनको हत्या कर दिया गया, वीर शंभुधन फुंगलोसा को। ये दिवस भी मनाते हैं 12 फरवरी 1883 में जो है 1883 में उनका हत्या हो गया था। ऐसा देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में अनेकों में से वीर हो गए। उसमें एक जम ऐसा हम कह सकते हैं हैपो जादोनांग और रानी गैडिनलिउ का योगदान। जो रानी गैडिनलिउ बड़े छोटा समय में ही यानी 13 वर्ष के समय में उनके कसिन ब्रदर है जादोनांग, वो मणिपुर के कंबिरोन करके गांव में रहते हैं और उनके साथ में उनका संबंध आया और रानी गैडिनलिउ उनके पास जाने लगे। जादोनांग ऐसा एक कविराज था जिसके पास में ट्रीटमेंट के लिए दूर दूर गांव से लोग आते थे और इसीलिए उनको वहां पता चलता था कि क्या हो रहा है, फॉरेस्ट के ऊपर में ब्रिटिशों ने कैसे अपना पकड़ जमा रहा है, टैक्स ले रहा है लोगों से। ये सब खबर उनके पास में पहुंचता था। वहां उनके गांव में चिकित्सा के लिए आने वाले लोगों को ठहराने के लिए भी घर वगैरह अलग से बनाकर रखे हुए थे और थोड़ा सा डिवाइन कैरेक्टर का भी था, इसलिए वे लोग वहां से धर्म यात्रा में निकलते थे। जो सिलचर के पास में जो भुवन पहाड़ है, आपने सुना होगा, उस भुवन पहाड़ का दर्शन के लिए जाता था बड़ी संख्या में लोगों को। उसमें रानी गैडिनलिउ भी साथ में जाते थे और ब्रिटिशों को पता चला कि जादोनांग के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है अंग्रेजों को विरोध करने का तैयारी चल रहा है और उसके लिए सारा प्रयास हो रहा है। ये जब मालूम हो गया तो जादोनांग को कैसे भी ट्रैप करे उसका प्रयास में रहा। उस समय में मणिपुर में इनके गांव के पास में
3 मणिपुरियों का हत्या हुई। और उस केस में जादोनांग को, रानी गेडिनल्यू को सब फंसाते हुए जब धर्म यात्रा करके भुवन पहाड़ से लौट कर आ रहा था, काचार में ही स्थित एक बीनाकंदी करके गांव है, उस गांव के अंदर में रहते समय में वहां पुलिस भेज करके पुलिस स्टेशन में बुलाया, वहां से उनको अरेस्ट किया और लेकर गए। और 29 अगस्त 1931 को जादोनांग को फांसी दिया मणिपुर में, इम्फाल के जेल में जादोनांग को फांसी दिया। जेल में रहते समय, जीवित रहते समय में रानी गेडिनल्यू उनको मिलने के लिए गया था। हालांकि रानी गेडिनल्यू के ऊपर में भी वही केस है, लेकिन वो जेल में जाकर मिले तो जादोनांग जी ने उनको इशारा किया, आपको इस संघर्ष को आगे ले चलना है। रानी माँ वहां से लौट कर आए, पुलिस को भी पता चला रानी गेडिनल्यू आए थे, उन्होंने ढूंढते रहे, लेकिन उनके साथ में और भी कई लड़कियां थी, वो सब अलग अलग नाम बताते हुए जो है रानी गेडिनल्यू को वहां से निकाला। और रानी गेडिनल्यू मणिपुर से, उनके लुंगकोक गांव से निकल करके वो जो है यहां असम के पहाड़ में आए। असम के पहाड़ में हंगरुम बस्ती है, अजयचक है, अजयचक गांव के अंदर में जो है वहां आकर के ठहरने लगे। तो अजयचक में एक असम राइफल्स का कैंप था, रानी गेडिनल्यू और अपने ग्रुप के लोग जो है उसके ऊपर में आक्रमण किया और कुछ लोग उसमें, कुछ असम राइफल्स के जवान लोग मर गए। और रानी गेडिनल्यू वहां से निकल करके जो कोहिमा जिला के पोइलुआ गांव के अंदर में आए, वहां रह करके जो एक वुडन फोर्ट वहां तैयार कर रहा था, तो उनके बारे में किसी ने सूचना दिया और गांव को घेर लिया। और घेरने के बाद में थोड़ा बहुत तो संघर्ष हुआ, उनके तरफ से जो गोला बारूद चल रहा था, और बाद में रानी गेडिनल्यू पकड़े गए। और नॉर्थ ईस्ट के कई जेल के अंदर में उनको रखा गया। 15 ईयर्स शी वॉज इन जेल। मुझे नहीं लगता है कि मैंने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सावरकर का भी 11 वर्ष जेल में था, लेकिन इतने अधिक समय जेल के अंदर में रहा। और शिलोंग जेल में रहने के समय में पंडित नेहरू जी उनको मिलने के लिए आए और देख करके जो है उनको बताया, वो वास्तव में कोई राज परिवार का तो नहीं था वो, लेकिन उनको बताया आप वास्तव में जो है नागाओं की रानी ही है, ऐसा करके संबोधन किया। तब से लेकर के रानी गेडिनल्यू के नाम से जाने जाते हैं। नेहरू ने लेडी एस्टर को पत्र लिखा इनको छोड़ने के लिए, लेकिन पॉलिटिकल एजेंट जो है भारत के, उन्होंने बताया रानी खतरनाक है और उनको छोड़ेंगे तो फिर से उस क्षेत्र में जो है ब्रिटिशों के खिलाफ में जो संघर्ष जो है फिर से भटक उठेगा, इसलिए रानी को नहीं छोड़ा जा सकता, ऐसा बताया। और भारत स्वतंत्र होने के बाद में रानी को छोड़ा गया। छोड़ने के बाद में भी अपने लोगों को मिलने के लिए नहीं दिया। मैं रानी का इतिहास इसलिए बताता हूं कि मैंने बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम का जितने कैरेक्टर्स रहे उसमें इस प्रकार का पूरे जीवन, वो तो शहीद तो नहीं हुए, लेकिन उससे बढ़कर के कुछ था वो। तो रानी गेडिनल्यू को ट्वेनसांग जिला में एक इमरू करके गांव में उनको रखा गया। वहां उनको पता चला कि उस समय में जो रॉबर्ट रीड प्लान के अंतर्गत भारत तो स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन क्राउन कॉलोनी प्लान जो था कि भारत स्वतंत्र होने के बाद में भी ये नॉर्थ ईस्टर्न जोन में एक ऐसा ईसाई देश जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर में रहेगा। ये क्राउन कॉलोनी प्लान के अंदर में उसको आगे बढ़ाने के लिए नागा नेशनल काउंसिल एनएनसी जैसे संगठन काम कर रहे थे, और वो गांव गांव में जाकर के उसका रिलीजियस सेल बंदूक के नोक पर धर्मांतरण कर रहा था। तो रानी मत से फिर से रहा नहीं गया। यू जस्ट इमेजिन 17 ईयर्स के आयु में वो जेल में जाता है, 15 साल वो जेल में रहते हैं। एट द एज ऑफ 32 शी केम आउट, और वो भी हाउस अरेस्ट में ट्वेनसांग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। और जब वहाँ से मौजूद होकर वहाँ से जब खबर मिलता है कि वह अपने यहाँ इस प्रकार का फोर्सफुल कन्वर्शन हो रहा है,
तब रानी माँ वहाँ से निकल करके अपने गांव में आता है और अपना सहयोगियों को लेकर के फिर से लड़ने के लिए तैयार होता है। यानी 6 साल फिर से एनएनसी के खिलाफ में संघर्ष किए और रानी माँ ने एनएनसी के खिलाफ में संघर्ष करने के कारण से आज भी रानी माँ का जो स्टैच्यू जो है कोहिमा के अंदर में खड़ा नहीं हो पा रही है। तो इस प्रकार का जो उस वहां भी नहीं रह गया, उन्होंने उसके बाद में भी काम करते रहे। भारत सरकार समझा कि मैंने इनका जो संघर्ष था वो वास्तव में भारत के लिए था और इसलिए उनको ताम्रपत्र देकर के सम्मानित किया और बाद में पद्म भूषण दिए। और रानी गैडिनल्यू अपने लोगों को फिर से संगठित करने के लिए जलियांगरोंग हराका एसोसिएशन करके एक संगठन प्रारंभ किया और वो आखिर के समय तक कोहिमा में रहते थे। दोनों उनके साथी लोग जो है, उनके जो असिस्टेंट जो सरकार ने जो दिया उनको, वो दोनों असिस्टेंट्स जो है ईसाई होते हुए भी वहाँ जो खड़ा होते हुए अपने स्वधर्म का रक्षा के लिए उन्होंने आखिर के समय तक संघर्ष करते रहे। 1993 में उनका देहावसान हुआ। रानी माँ को 2 बार मिलने का मौका मुझे भी मिला, रानी गैडिनल्यू को। तो ऐसा एक ज्वलंत जीवन उनका रहा है, हाइपोजादाना का ये सारा जो है। इस प्रकार के अनेकों लोग नॉर्थ ईस्ट के अंदर में हुए। मटमोर जामो जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, रानी रुइपुलियांग जी साउथ मिजोरम के अंदर में, और तोगनन मिंजा जो है गारो पहाड़ के अंदर में, संगमा, तोगनन मिंजा संगमा करके जो उनका नाम है, वो गारो पहाड़ के अंदर में। ऐसा पूरे नॉर्थ ईस्ट के सभी जगह पर इस प्रकार की अनेकों लोग खड़ा हो गया। इतना ही नहीं, बाद के कालखंड में भी, भारत स्वतंत्र होने के बाद में भी ऐसे 2 कैरेक्टर जिन्होंने कारगिल युद्ध में भी अपना बहुत बड़ा योगदान करके गया, उसमें कैप्टन निकेतजाकू कंगरूसे और दूसरा जो है कैप्टन क्लेफोर्ड थीसिंग, ये मेघालय के हैं और एक नागालैंड का है, एक मेघालय का है। ये भी वीर बलिदानी हुए। ऐसा एक बहुत बड़ा भूमिका जनजातियों के कॉन्टेक्स्ट पर आज की चर्चा होने के कारण से, यानी पूरे भारतवर्ष के जो प्राचीन काल से लेकर के सारे युग में भारत के लिए शेष समाज के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर लड़ने वाला जो समाज जो है, जो भारत का स्वाभिमान की रक्षा करने का जो प्रयास किया है, और ऐसा समाज, इस समाज के बारे में ठीक प्रकार से लोग समझे नहीं है, इनके सामने विषय नहीं गया है। ये तो मैंने एक संघर्ष का ही गाथा बताया, इसके अलावा भी उनका जीवन में और कई पहलू है। जनजातीय समाज का जो सामूहिक जीवन पद्धति है, आज भी प्रकृति के प्रति उनके मन के अंदर की भाव है और सब प्रकार की विज्ञान युक्त जीवन शैली है उनकी। ये सारा स्टडी करने का लायक है। उस प्रकार की महत्व उस जीवन पद्धति में आज भी हमको देखने को मिलता है और इसलिए ये सारा समाज जो है, इसको टारगेट बनाते हुए देश से इसको अलग करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। चिंता का विषय है। इसको एक सॉफ्ट टारगेट बनाया है। हम इसको समझता होगा कि मैंने दिस प्रॉब्लम इज ट्राइबल्स प्रॉब्लम, जनजातीय प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है, ये नेशनल प्रॉब्लम है। ये सारा जो प्रॉब्लम आज ट्राइबल एरिया में कई कुछ लोग यदि कहते होंगे आदिवासी हिंदू नहीं है, या कई कुछ लोग बोलते होंगे हमको एक अलग देश चाहिए, उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ का कुछ राजनीतिक संगठन आगे आ जाता है। कुछ दिन 2 दिन पहले का समाचार में हमने देखा कि केंद्र की वार्ता के खिलाफ में जो है कुछ स्टेटमेंट एनएससीएन की तरफ से आया, तो एनएससीएन को धोखा दे रहा है करके यहाँ का विपक्षी दल बता रहे हैं। इस प्रकार ये सारे घटनाक्रमों को, देश को तोड़ने का जो षड्यंत्रकारी शक्तियां इस प्रकार के जो टारगेट किया है, ये सारा नेशनल इश्यू है। इसका एपी सेंटर जनजातीय समाज में है। इतना ही समझने की आवश्यकता है।
और इसलिए ये सारा समस्याओं का समाधान के लिए पूरे भारत के अंदर में ये सारे प्रॉब्लम्स को हम नेशनल प्रॉब्लम समझ करके समझे और उनके बीच में काम करने की आवश्यकता को समझे और अधिक से अधिक इनको समझने का प्रयास। और जो बच्चे गांव से निकल करके अभी हमारे नगरों में आता है, वो सारे बच्चों को उनको ऐसा फील होने न दे कि मैंने हम कुछ अलग है, इस प्रकार का फील होने न दे। कई बार दुख की बात है, हमारे यहाँ के बच्चे दिल्ली में जाता है तो वहाँ लोग समझते नहीं है, वो उनको चीन कहे, नेपाल कहे, इस प्रकार के संबोधन करता है। दुख की बात है ये वास्तव में समझना चाहिए सारा हमारा देश कितना विविधतापूर्ण है और देश में किन किन प्रकारों के लोग हैं, उसको सब समझने की जो मन की विशालता जो है वो हम सब के अंदर में हमको बढ़ाना पड़ेगा और सबको साथ में ले चलने का और एक रस समाज गठित करते हुए ये सारा विमर्श कड़ा करके देश को तोड़ने का जो प्रयास चल रहा है, उसके लिए एक अच्छा एक वातावरण हमको तैयार करने के प्रयास करना चाहिए। मुझे दिया गया समय से ज़्यादा बोला है ऐसा लगता है। मैंने कुछ विषय आपके सामने रखने का प्रयास किया है और विशेष करके जनजातीय कॉन्टेक्स्ट में होने के कारण से मेरा भाषण का जो मुख्य बिंदु जो है, इस विषय को मुझे लीड करने के लिए बताया, मैंने यहाँ तक रखने का प्रयास किया है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि मैंने इस विषय पर और कुछ ऐड करने का और पुष्टि करने का प्रयास आप सब लोग भी करें, ताकि हम इस विषय को और लोगों तक ले जा सके।